वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज किट। आज हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में 1857 में जो शुरू हुआ, फिर उसके बाद ये 1857 का जो अपराइजिंग होने के बाद फिर ब्रिटिशर्स ने क्या कदम उठाया ताकि अपराइजिंग खत्म हो जाए, वो जानते हैं आज। फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या लूपहोल्स थे कि अपराइजिंग आगे तक नहीं बढ़ पाया, कंप्लीटली खत्म होना पड़ा। तो पहले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जानते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ? एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि रूल करने का हमारे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में इंटरफेरेंस कर रहे थे, वो कंप्लीटली खत्म हो गया। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के जगह पे कंप्लीट ब्रिटिश क्राउन आ गया, मतलब ब्रिटिशर्स का एक नया रूप आ गया, वो है ब्रिटिश क्राउन। तो ये बोलते ब्रिटिश का राज। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहे थे, जो कि बिजनेस के तौर पर आए थे, हमारे कंट्री में एस्टेब्लिश हो गए। अभी उसकी जगह पे आगे ब्रिटिशर्स का राज, मतलब ब्रिटिश क्राउन। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट एस्टेब्लिश हो गया। तो इसमें एक मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट बना दिया गया। तो ये मेंबर ऑफ द जो ब्रिटिश कैबिनेट था वो हो गए सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मीन्स उनके हाथ में रूल दे दिया गया ताकि वो कंट्री का अच्छे से रूल कर पाए। तो अभी कंप्लीटली कौन रूल करने लगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट। नाम के लिए था कि इंडिया में वो लोग चेंजेस ला रहे, लेकिन रूल कर रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया, वो भी कौन? एक ब्रिटिश के कैबिनेट को ही अपॉइंट किया गया एज ए सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और वो कौन बने? वो लॉर्ड कैनिंग, जो कि गवर्नर जनरल, और उनको नाम दिया गया वाइस रॉय। पहले भी गवर्नर जनरल रूल करते थे, लेकिन उनका नाम अभी बन गया वाइस रॉय, और फर्स्ट वाइस रॉय हमारे कंट्री के बने लॉर्ड कैनिंग। तो वही सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ही डिसाइड करते थे। जो सिविल सर्विस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे कि आईएएस ऑफिसर बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना, फॉरेन सर्विस का, ये सब जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं, अभी भी होते हैं हमारे कंट्री में, तो इसका डिसीजन कौन लेते थे? वही सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ही लेते थे। हाँ, उनकी मदद एक इंडियन काउंसिल करते थे, लेकिन आप समझ सकते हो इंडियंस का क्या उसमें इंपॉर्टेंस रहता होगा। बस थोड़ा बहुत वो सुनते थे, लेकिन अपने मन का ही वो करते थे। इंडिया का बेनिफिट तो कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमारे बात को वो लोग सुनना शुरू किए। लेकिन ये कैसे हुआ? क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लामेशन से, मतलब क्वीन विक्टोरिया कुछ चेंजेस लाए हमारे कंट्री में, तभी इंग्लैंड के क्वीन थे, क्वीन विक्टोरिया। तो ये चेंजेस कब से आने लगा? जैसे मैंने इधर लिखा है, इलाहाबाद में डिक्लेरेशन हुआ, पब्लिक डिक्लेरेशन हुआ, और नवंबर 1, 1858 तभी क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर करवाया लॉर्ड कैनिंग के थ्रू, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय बने थे, तो उनके थ्रू डिक्लेयर करवाया कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगा कंट्री में। हाँ, ब्रिटिश राज आएगा और उसमें इंडियंस का भी कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस रहेगा। इंडियंस के जरूरत के हिसाब से ब्रिटिश राज करेगा इंडिया के ऊपर। तो ऐसे क्वीन विक्टोरिया ने जो प्रोक्लामेशन लाए, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हुए। जो लोग गुस्सा हुए, उनके सोशल कॉजेस, रिलीजियस कॉजेस, सब तो मैंने बताया है। उस कॉजेस को बंद कर दिया गया कि अभी कोई भी सोशल रिलीजियस कॉजेस नहीं होगा, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा ब्रिटिशर्स का। और क्या डिक्लेयर किया कि जो भी वॉर के टाइम जो भी इंडियंस को कब्जा किया गया है, प्रिजन में डाला गया है, उनको माफी दिया जाएगा, उनको रिलीज कर दिया जाएगा। और हर जगह पे इक्वालिटी रहेगा। कोई भी एजुकेशन मैटर होने दो, सोसाइटी में कहीं पे भी होने दो, लॉ एंड ऑर्डर कहीं पे भी होने दो, तो वहां पे सब जगह पे इक्वालिटी रहेगा। इंडियंस और यूरोपियंस में कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा। ऐसे क्वीन का प्रोक्लामेशन था, उसको कितना पालन किया गया वो तो बाद में, लेकिन क्वीन विक्टोरिया ने ये डिक्लेयर किया। जैसे मैंने बताया था, सुप्रीम पावर इधर नहीं थे, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूर, तो उनको कहाँ से पता चल रहा है यहाँ कितना अमल हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है? उनको तो पता नहीं चलेगा ना। लेकिन उन्होंने इसे डिक्लेयर किया कि इंडिया में ऐसा ऐसा अभी होने वाला है। फिर इंडस्ट्री का भी एडवांस होने लगा, मीन्स जो भी इंडस्ट्रीज थे उसमें भी लोग एम्प्लॉय होने लगे, और इंडस्ट्री को अच्छी तरह से काम किया गया, अच्छी तरह से डेवलपमेंट किया गया, ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और प्रोडक्शन भी बढ़ जाए। और जो भी काम हो, जैसे कि स्कूल बनाना, कॉलेजेस करना, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, जिससे कि लोगों का फायदा हो, पार्क्स,
फिर होटल्स, ये सब आहिस्ता आहिस्ता होके होने लगा, जिससे कि लोगों का भला हो, लोगों को एक सुविधा हो जाए। मीन्स पब्लिक वेलफेयर वर्क भी क्वीन ने डिक्लेयर किया। तो ये था क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लामेशन। फिर आगे हम एंड ऑफ पेशवास एंड मुगल्स, जैसे मैंने पहले भी बताया था, नाना साहेब का रूल खत्म हुआ जो कि लास्ट पेशवा थे, और बहादुर शाह टू, जब उनके डेथ के बाद मुगल राज भी खत्म हो गया। तो ऐसे पेशवा का राज और मुगल का राज भी अपने इंडिया में कंप्लीटली खत्म हो गया। तो किसके हाथ में चला गया कंप्लीटली कंट्री? ब्रिटिश राज में। फिर आते हैं हम रिलेशनशिप विद द प्रिंसली स्टेट्स। जैसे मैंने बताया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ब्रिटिशर्स लोग कंप्लीटली अपना आर्मी बिठा के रखते थे प्रिंसली स्टेट्स में। लेकिन अभी उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, जैसे अवध को एनेक्स किया था कि आप लोग इसको अच्छे से नहीं चला पा रहे हो, आपके हाथ में पावर नहीं है, आप काबिल नहीं हो, ऐसा बोल के अवध को कैप्चर कर लिया था। तो अभी वो सब हटा दिया और प्रिंसली स्टेट्स को अधिकार भी मिल गया कि चलो वो अभी अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी बच्चा अडॉप्ट करके अपने राजगद्दी में बिठा सकते हैं। तो ऐसे नाम के तौर पर हुआ, लेकिन रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स ही। लेकिन उनको दिखाया गया कि हम आपके टेरिटरी के ऊपर कब्जा नहीं कर रहे हैं, आपका ही टेरिटरी है, आपके हाथ में ही है, ऐसे दिखाया गया। फिर आते हैं हम, ये क्वीन विक्टोरिया को क्या डिक्लेयर किया गया? एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। कोई तो राजा होना चाहिए ना देश का, जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट है, तो वैसे तभी कौन बने थे राजा? क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया। मीन्स द सुप्रीम पावर इज इन द हैंड्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया, दैट इज ऑफ इंडिया। इंडिया का सुप्रीम पावर रह गया इंग्लैंड के रानी के हाथ में। चलो उन्होंने कुछ डिक्लेयर किया, कुछ चेंजेस लाने के लिए डिक्लेयर किया, उसको कितना इंप्लीमेंट किया कितना नहीं किया वो तो ब्रिटिशर्स के हाथ में है। क्वीन विक्टोरिया भी इसमें क्या कर सकते हैं। फिर जानते हैं हम और क्या चेंजेस आए। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। किसको डिवाइड किया उन्होंने? हिंदूस और मुस्लिम्स को, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम एकजुट थे हमारे कंट्री में। मुस्लिम राज था, हिंदूस रहते थे अपने कंट्री में, तो हिंदू और मुस्लिम कंप्लीटली एकजुट थे, भाई भाई बन के रहते थे। तो उन्होंने इतना जहर घोलना शुरू कर दिया, मुस्लिम्स को अलग बताते थे कि आप लोग हिंदूस को क्यों बढ़ावा दे रहे हो, हिंदू के साथ आप क्यों दोस्ती रख रहे हो, हिंदू से आपके कोई काम के नहीं है, आपका पावर सब छीन रहे हैं। और हिंदूस को क्या बोलते थे? अरे ये मुस्लिम्स तो आउटसाइडर है, हिंदू तो ये हिंदुस्तान है, ये आपका ही देश है, तो आप मुस्लिम्स को क्यों बढ़ावा दे रहे हो? तो ऐसे करते 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 हिंदू और मुस्लिम्स को कंप्लीटली अलग कर दिए, कंप्लीटली अलग किए। तो ये बोलते डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ब्रिटिशर्स ने जो हिंदूस एंड मुस्लिम्स को अलग करना शुरू किए तो एकजुट होना मुश्किल ही हो गया। फिर जैसे अभी तो आप जानते हो इंडिया को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया, इंडिया और पाकिस्तान कर दिया, हिंदू और मुस्लिम को कंप्लीटली अलग कर दिया। तो ये शुरू किया ब्रिटिशर्स ने, डिवाइड एंड रूल। उससे पहले हिंदू और मुस्लिम एकजुट होके थे, साथ में रहते थे, कुछ भी करते थे साथ में करते थे। फिर उन्होंने क्या किया? ये तो रेस का तो उनका था ही, वो लोग बोलते थे हम गोरे हैं, हम आपसे अच्छे दिखते हैं, हम खूबसूरत हैं, हमारा ही सब कुछ है। तो कहीं पे भी कुछ भी हो, पहला प्रायोरिटी उनको ही मिलता था, इंडियंस को नहीं मिलता, क्योंकि इंडियंस को लोग काले बोलते थे, बदसूरत बोलते थे, अच्छे नहीं दिखते बोलते थे। तो क्वीन विक्टोरिया का ऐसा नहीं था, लेकिन ये ब्रिटिश राज का शुरू हो गया कि यूरोपियंस आर फार बेटर देन इंडियंस बाय रेस। तो ऐसा होकर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया। फिर वो लोग क्या करते थे, कहीं पे भी रेलवे होने दो, कोर्ट में होने दो, स्कूल्स में होने दो, कॉलेजेस में होने दो, कहीं पे भी हो जाए, यूरोपियंस के लिए रिजर्वेशन रहता था। पहला प्रायोरिटी यूरोपियंस को मिलता था, अच्छी चीज यूरोपियंस को मिलता था और खराब चीज इंडियंस को मिलता था। तो ये डिफरेंसेस चालू ही रहा। फिर आते हैं हम फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी में ऐसा वो लोग दिखाते थे कि हम इंडिया को कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा फॉरेन पॉलिसी बनाया था कि हम इंडिया को कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
इंडिया उनके प्रोटेक्शन में ही था। वो जैसे चलाना चाहते थे वैसे चलाते थे। नाम के लिए प्रिंसली रूलर्स थे, नाम के लिए हमारे इंडिया काउंसिल था, लेकिन वो अपनी मर्जी से ही चलाते थे। और उनका मोस्टली था जैसे कि ब्रिटिश का इकोनॉमी वो लोग बढ़ाते रहे, और ब्रिटिश का इकोनॉमी बढ़ाते बढ़ाते और क्या करते थे, मोस्टली हमारे जो बॉर्डर कंट्रीज थे, चाइना, नेपाल, इनके साथ वॉर चालू ही रहता था। और उस वॉर में वो लोग इंडियन सोल्जर्स को ही यूज करते थे। वो ब्रिटिश एम्पायर एक्सटेंड कर रहे थे और इंडियन सोल्जर्स का इस्तेमाल करके ही ब्रिटिश एम्पायर एक्सटेंड कर रहे थे। अपने सोल्जर्स से यूज नहीं करते थे, इंडियन सोल्जर्स को यूज करते। इंडियंस गुजर जाए, इंडियंस मर जाए, उनका क्या नुकसान है, उनका तो एम्पायर एक्सटेंड हो रहा है ना। फिर ये जो फिर रेशियल बिटरनेस तो शुरू हो ही जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से तो बिटरनेस तो आ ही जाएगा, मन में खटास तो आ ही जाएगी। इंडियंस यूरोपियंस को फिर पसंद नहीं करने लगे, क्योंकि यूरोपियंस इंडियंस को पसंद नहीं करते थे। फिर ये जानते रिलीजियस चेंजेस कुछ लाए। रिलीजियस चेंजेस जैसे मैंने बोला, वो जो काव और पिग का जो कार्ट्रिज था वो उन्होंने हटवा दिया। फिर जो भी अपने रिलीजन के अंदर जो भी एंट्री, उनका इंटरफेरेंस जो रहता था, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा करो वैसा करो, तो ये सब हटवा दिया। जो मैंने रिलीजियस कॉजेस में बताए थे उसमें उनका इंटरफेरेंस कंप्लीटली बंद हो गया अभी। फिर चेंजेस इन आर्मी, जैसे मैंने बताया था, मोस्टली लोग क्या करते थे, इंडियंस को ही सोल्जर्स बना के रख देते थे। वो किसी को भी, किसी यूरोपियन को नहीं लेते थे, इंडियंस को ही बना के रख देते। तो अभी क्या रूल बनाया कि 2 इंडियंस, अगर उस ट्रुप में 2 इंडियंस रहेंगे ना तो 1 यूरोपियन को रखना ही है। तो 1:2 वाला ट्रुप बना। बंगाल में जो ट्रुप उन्होंने बनाया उसमें 1:2 रखा, मतलब 1 यूरोपियन के लिए 2 इंडियंस रहेंगे। तो ऐसे ट्रुप तो बना दिया गया, लेकिन सारा फैसिलिटीज जाता था यूरोपियन सोल्जर्स को, सारे अच्छे अच्छे वेपन्स जाते थे यूरोपियन सोल्जर को, सैलरी हाइक होता था यूरोपियन सोल्जर का, अच्छा खाना मिलता था यूरोपियन सोल्जर को, इंडियन सोल्जर्स को नहीं मिलता था। सब कुछ गंदगी मिलता था इंडियन सोल्जर्स को, और कहीं भी वॉर कुछ रहेगा तो उसमें इंडियन सोल्जर्स को आगे करते थे, यूरोपियन सोल्जर्स को पीछे रखते थे। ऑफिशियल कैटेगरी में यूरोपियन सोल्जर्स जाते थे और बस सोल्जर कैटेगरी में इंडियन सोल्जर्स रहते थे। तो ये डिफरेंसेस तो उन्होंने रखा ही रखा, चाहे ट्रुप में यूरोपियन सोल्जर्स को भर्ती करने लगे, लेकिन ये डिफरेंसेस नहीं हटा। सब अच्छी चीज यूरोपियन सोल्जर्स को, और कुछ भी ना देने के कैटेगरी में आते थे इंडियन सोल्जर्स। फिर आ गया अपना इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ये तो मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिकली कैसे एक्सप्लॉयट करते थे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना, सैलरी हाइक ना करना, जमींदारी प्रॉपर्टी सब छीन के ले लेना, इंडस्ट्रीज में छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो बंद करवा देना। फिर हैंडीक्राफ्ट्स, मैन मेड चीजें, हाउस मेड चीजें, वो सब बंद करवा देना। तो लोगों का इनकम ही खत्म होने लगा। ब्रिटिशर्स के गुड्स खरीदने का जबरदस्ती करना, तो इससे लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस कम होने लगा। तो इस वजह से लोग बहुत गरीबी क्षेत्र में जाने लगे, इन द पॉवर्टी लाइन, दे स्टार्टेड गोइंग टू द पॉवर्टी लाइन। तो ये सब उसका कॉन्सिक्वेंसेस हुआ अपराइजिंग ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन एक अच्छी चीज बोलूं, राइज ऑफ नेशनलिज्म भी हुआ इसमें, क्योंकि जैसे मैंने बताया, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, मंगल पांडे, तात्या टोपे, इन लोगों ने क्या किया, देश के लिए लड़ना लोगों को सिखा दिया कि देश के लिए लड़ो। देश के लिए जो जज्बा, वो चाहे देश में नहीं रहे, जिंदा नहीं रहे, लेकिन दो लोगों के अंदर देश के लिए प्रेम सिखा के चले गए। तो जो नेशनलिज्म लोगों के अंदर जगा दिया। लेकिन आपको पता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि पहली बात तो इंडिया इकोनॉमिकली पुअर था, उनके पास वेपन्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, अच्छा फैसिलिटीज नहीं था उनको, बस एक जज्बा था। जज्बे से तो भूख नहीं मिटती है ना, जज्बे से तो वेपन्स नहीं आ जाते हैं। लेकिन हाँ, भूखे पेट ये जितना कर पाते थे
भरा हुआ पेट भी यूरोपियंस उतना नहीं कर पाते थे, इतना नेशनलिज्म भरा हुआ था इंडियंस के अंदर। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया उनके पास। और अच्छे अच्छे वेपन्स, मॉडर्न वेपन्स ब्रिटिशर्स यूज करते थे, जो कि इंडियंस के पास नहीं था। और न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, ये सब जो कम्युनिकेशन वाला फैसिलिटी, ये भी नहीं था लोगों के पास। तो लोग एकजुट नहीं हो पाते थे। और इन लोगों के पास यूनिटी नहीं था। एकजुट होने के लिए सब सोर्सेस चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं था ताकि एक दूसरे से मिल पाए, बात कर पाए, ग्रुपिज्म कर पाए। क्योंकि भूख के मारे अपने पेट के लिए दौड़ते दौड़ते उनका टाइम चला जाता था। तो एकजुट कब होंगे, कब स्ट्रैटेजी बनाएंगे? फिर भी छिपते छिपाते वो लोग करते रहे। तो ये जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड, मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं था, वेपन्स नहीं थे उनके पास, एजुकेटेड भी नहीं थे इंडियंस। तो एजुकेशन भी बहुत मायने रखता है। स्ट्रैटेजी कैसे, छोटे से चीज में कितना बड़ा कमाल कैसे कर सकते हैं, वो जब हम एजुकेटेड होंगे ये सब चीजें हमें नॉलेज आएगा। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उनका कोई नॉलेज नहीं था। तो ये सब दिक्कत की वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सफल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी नेशनलिटी तो जगा के गए, नेशनलिज्म जगा। ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन वॉर खत्म नहीं हुआ, जो कि 1947 तक चलता रहा। Always remember to like, share and subscribe the channel to get more and more videos। और दूसरे वीडियोस भी है, इंग्लिश के भी है, ज्योग्राफी के हैं, शॉर्ट्स है, मोटिवेशनल शॉर्ट्स है। आप लोग देखा करो और अपने नॉलेज को एनहांस करते रहो। Keep on watching Knowledge Kit. We'll meet soon in the next video. Keep smiling.